दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक 2026 की तैयारी करें तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो वीडियो है महामैराथन वीडियो होने वाला है। आज सिर्फ आपके पास आज का दिन है और कल जो है सुबह तक का आपका टाइम होने वाला है। तो बिल्कुल आज जो है ये जो फाइनल आपका जो वीडियो है होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा और पूरी वीडियो को आपको यहाँ पर अंत तक देखते रहना। क्या पता इसी से क्वेश्चन आपके आने आ सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर सेक्शन से भौतिक विज्ञान के 15 एमसीक्यू देखने वाले। टोटल हम इसमें 60 एमसीक्यू जो है करने वाले हैं अलग अलग आपके सब्जेक्ट से। चलिए पहले यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं सभी ऑप्शन। तो चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं। फटाफट जो है पूरा वीडियो हम करने वाले हैं। इसी तरीके से इसमें जो है हम पूरे ऑप्शंस पे यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, सीधा जो है इसका आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 गुना हो जाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, के ई बराबर 1/2 mv² यहाँ पर होता है। यदि हम वेग को दुगुना कर देते हैं तो इसकी जो यहाँ पर जो है गति में भी क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। और सभी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं क्यों जो है वाहनों में जो है साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो उत्तल दर्पण है हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे जो है विस्तृत क्षेत्र पर जो दर्शन है हम काफी अच्छे तरीके से उस चीज को देख सकते हैं। इसी कारण से यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सदैव आभासी, सीधा और जो है किससे बनता है, वस्तु से छोटा होता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का बहुत बड़ा जो दृश्य है काफी स्पष्ट रूप से साफ तौर पर दिखाई देता है। तो इसी कारण से उत्तल दर्पण का जो उपयोग यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर किस प्रकार यहाँ पर प्रभावित होता है। तो जब भी हम किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव बढ़ाते हैं ताप, तो उस किस प्रकार से वो जो है ताप उसका प्रभावित हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है घट जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव के अणु आपस में क्या हो जाते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण से कमजोर हो जाते हैं, जिससे पृष्ठ तनाव काफी बुरी तरीके से यहाँ पर घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा जो कथन है असत्य है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। सभी कथन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि का वेग जो है निर्वात में अधिकतम होता है। ये क्या है, पूरी तरीके से असत्य है। क्यों, क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में वो जो है गति कर ही नहीं सकता। इसी कारण से यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है अधिकतम होता है। क्यों, ये जो है आपका असत्य कथन हो जाएगा। ध्वनि एक जो है यांत्रिक तरंग है, जिससे संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गमन करना पूरी तरीके से क्या है, संभव नहीं है। यहाँ पर ध्वनि का जो वेग है पूरी तरीके से शून्य हो जाता है। और अधिकतम कितना होता है, अधिकतम जो है ठोस में होता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आई होप आप चीजें अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता के लिए नेत्र का कौन सा भाग जो है उत्तरदायी यहाँ पर होता है। क्या पूछा जा रहा है, मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता के लिए कौन सा नेत्र का कौन सा भाग यहाँ पर उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलियरी मांसपेशियां। ये जो है काफी वह महत्वपूर्ण होती है। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की वक्रता और फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार जो है समायोजित करती है, जिससे दूर और पास की जो वस्तुएं काफी स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के प्रकाश लेंस का जो उपयोग किया जाता है और इसमें जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनता है, ये दोनों चीजों को आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और ये जो है किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है सुधार के बाद। चलिए इसको यहाँ पर समझिए, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के आगे बनता है। इस दूर को इसको जो है दूर करने के लिए अवतल लेंस का जो उपयोग है किया जाता है, जो प्रकाश किरणों को सही रेटिना पर क्या करता है, केंद्रित करता है। इसी कारण से यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लागू होता है। चारों ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब चालक की भौतिक स्थितियां नियत हो तब जो है ओम का नियम यहाँ पर क्या होता है, लागू होता है। चलिए इसको समझते हैं। ओम के नियम के अनुसार V = I/R। यदि जो है यहाँ पर चालक की भौतिक अवस्था विशेषकर ताप स्थिर है तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना के लिए कौन सी शर्तें यहाँ पर अनिवार्य है। दोनों शर्तों को यहाँ पर देख सकते हैं। पहला शर्त दिया गया है कि प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना। दूसरा
दिया है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना, और इसमें से सही विकल्प का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। चलिए बताइए, और इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दूरी पूरी तरीके से, ये जो दोनों जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर सत्य है। चलिए इसको समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्त अनिवार्य है। पहला क्या? प्रकाश जो है सघन से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, मरीचिका। तो ये आपका दोनों कथन यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप चीजें अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर रहती है। यहाँ पर क्या रहती है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संरक्षित रहती है, नियत रहती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो है स्थितिज ऊर्जा का जो रूपांतरण है गतिज ऊर्जा में होता है, लेकिन किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा का कुल योग क्या हो जाता है? नियत, यहाँ पर मतलब संरक्षित ये जो है रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार के निर्माण में प्रयुक्त मिश्र धातु के मुख्य गुण यहाँ पर क्या होने चाहिए? जब फ्यूज तार का जो निर्माण किया जाता है तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो मिश्र धातु, इसमें कौन कौन से मुख्य गुण यहाँ पर होने चाहिए, आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्न गलनांक होना चाहिए और उसका जो प्रतिरोध है उच्च होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। फ्यूज तार टीन प्लस सीसा के प्रतिरोध यहाँ पर उच्च और गलनांक निम्न होना चाहिए, ताकि परिपथ में अत्यधिक धारा बहने पर जो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है पिघल करके परिपथ को क्या कर दे, तोड़ दे, और जो हमारे उपकरण है पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, यहाँ पर सुरक्षित रहने चाहिए। तो इसी कारण से यहाँ पर निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध का उपयोग किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का जो मान है वो क्या होता है, बढ़ता है। ये जो है क्या पूरी तरीके से असत्य है। कैसे? पृथ्वी की सतह के ऊपर यानी कि अंतरिक्ष की ओर जाने तथा पृथ्वी के नीचे यानी खदान के नीचे जाने पर दोनों स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, घटता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है आपके ऑप्शन नंबर में, मान बढ़ता है। इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा, असत्य कण पहचानने के लिए बोला गया था, इसी कारण से आपका असत्य यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी यहाँ पर होती है? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक समान होती है। चलिए इसको समझिए। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समानांतर और समदूरस्थ होती है, जो दर्शाती है कि इसके अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र बिंदुओं पर एक समान यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है और आयतन जो है न्यूनतम होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल के असामान्य प्रसार के कारण शून्य से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का जो आयतन है वो घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम और जो घनत्व है वो क्या हो जाता है, अधिकतम यहाँ पर हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर बताना था आपको। आगे बढ़ते हैं। गति के न्यूटन के गति के तृतीय नियम के संदर्भ में क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है लागू होते हैं, आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन में बताना है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में क्रिया प्रतिक्रिया बल परिमाण में परंतु जो है ये जो है परिमाण में बराबर होता है, परंतु दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, और वे हमेशा 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं के साथ एक साथ यहाँ पर कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा यहाँ पर होता है? तो चलिए बताइए कौन सी विधि के द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण। विकिरण में विधि में जो है उष्मा क्या होती है, स्थानांतरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सूर्य जो है क्या करता है, उष्मा निर्वात पर पार करके यहाँ पर पृथ्वी में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हमने फिजिक्स के यहाँ पर 15 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अब यहाँ पर केमिस्ट्री के यहाँ पर 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब हो जाए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या करते हैं, हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के अंदर की ओर जो है खींचता है, और इसी वजह से परमाणु को जो आकार जो त्रिज्या है वो जो है घटता जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र और नाम क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं सभी सूत्र और नाम दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट इसको कहा जाता है।
जब जिप्सम को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसमें जल के अणु निकल जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है बनता है। सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यदि जल में थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मिला दिया जाए तो उसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? तो चलिए बताइए कौन सा परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीएच मान जो है 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अम्लीय घोल में जो है हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। पीएच स्केल पर 0 से 7 के बीच के अम्लीय गुण को दर्शाती है और इसमें अम्ल मिलाने पर क्या हो जाएगा, पीएच मान जो है 7 से नीचे गिर जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और कौन सी अधातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, दोनों को आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरकरी, पारा ये जो है धातु और ब्रोमीन जो है अधातु। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल द्रव के रूप में रहती है और इसी प्रकार जो है ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोनों को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर हमको क्वेश्चन देखना 20 नंबर। ऑक्सीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको यहाँ पर बताना है। देख सकते हैं चारों कथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है यानी कि त्यागता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए कौन से 2 घटक अनिवार्य रूप से यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए? सभी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन में नमी और जल वाष्प। जब जो है लोहे में जंग लगना है क्या है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है और ये केवल तभी होता है जब हवा में ऑक्सीजन और पानी में नमी दोनों एक साथ मौजूद होता है। और जब भी जो है लोहे में जंग लगता है उसका जो भार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अम्लराज जो सोने और प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी गला देता है, किन सांद्र अम्लों का यहाँ पर मिश्रण होता है? अम्लराज जो है किसको कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांद्र HCl और सांद्र यहाँ पर HNO3 का 3:1 में अनुपात होता है, इसी को क्या बोला जाता है, अम्लराज कहा जाता है। एक्वारिजिया अम्लराज में जो है 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर इसको मिलाया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CnH2n+2। ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर सूत्र होता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें जो कार्बन परमाणु के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होते हैं और इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मीथेन, इथेन, ये जो है इनके यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा का सही रासायनिक नाम और सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर बताइए। चलिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेटाहाइड्राइड कहा जाता है, जबकि खाने वाले सोडे को क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। 25 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता का खोज जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनरी बेकरल ने। सन 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरल ने जो है यूरेनियम अयस्क में जो है रेडियोधर्मिता यहाँ पर खोज किया था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने जो है केमिस्ट्री के भी 15 जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे से कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो है क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आगे इस चीज़ का है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है और इसका जो उपयोग है परमाणु भट्टी में किस रूप से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और यहाँ पर दिया गया है मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O होता है। परमाणु भट्टी में जब ये जो है न्यूट्रॉनों की गति तीव्र गति से धीमा करने के लिए मंदक का ये जो है कार्य करता है, इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 तक हमारा जो है केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको यहाँ पर पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर नाइट्रोजन, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली 78% जो नाइट्रोजन है ग्रीन हाउस जो है प्रभाव नहीं फैलाती। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो जल वाष्प है ये जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा जो अम्ल है पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है। सिरका वास्तव में पानी से 5 से 8% एसिटिक अम्ल का घोल होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में यहाँ पर पाया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। भूप्रपटी के द्रव्यमान के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ऑक्सीजन जो है सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तत्व लगभग जो है 46.6% पाया जाता है। दूसरे स्थान पर आपका सिलिकॉन आता है, दोनों को याद रखिए। चलिए, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि तांबा और जस्ता, इसको मिला करके क्या बनाया जाता है, पीतल जो है बनाया जाता है। तांबा प्लस 3 मिलाने से क्या बनता है, कांसा बनता है। तो दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। आई होप आपको ये जो चीजें हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अभी तक वीडियो में बने हुए हैं बिल्कुल बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आपके लिए होने वाला है। चलिए अब देखते हैं जीव विज्ञान से यहाँ पर 15 यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए पहले यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था और इसका अपवाद जो है कौन है। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वीडन एवं स्वान और विषाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। 1838 और 1839 में एमजे स्वीडन और थियोडर स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि ये जो है एक क्या होता है, ये जो है अकोशिकीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय के किस कोष्ठ में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह यहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बायां अलिंद से। फेफड़ों से जो है पल्मोरी सिरा शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर के हृदय के बाएं आलिंद में आती है, जहां बाएं नीले में जाकर के पूरे शरीर के में क्या होता है, जो है पंप होते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसके द्वारा किस रस का यहाँ पर स्राव होता है। ये तो काफी जो है इजी क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत, और इससे जो है पित्त रस का स्राव होता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस का स्राव करती है और पित्ताशय में संचित करती है, और वसा में जो है गिलमिशीकरण जो है क्या होता है, सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की द्विकुंडलीन संरचना की खोज जो है किसने की और किसे नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि वाटसन एवं क्रिक ने। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया था। इसको आपको याद रखना, काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है और इन्होंने अपने प्रयोग में किस पौधे के लिए यहाँ पर लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेगर जोहान मेंटल, इसको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। ऑस्ट्रिया के पादरी जो ग्रेगर जोहान मेंटल को जो है उद्यान मटर पर जो है संक्रमण प्रयोग करके अनुवांशिकता के जो नियम है वो दिए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसको जो है नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग जो है 10 से 12 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं, और ये जो है रक्त छान करके मूत्र निर्माण करती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्या होती है, इकाई यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण से है। इंसुलिन हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको यहाँ पर पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और रक्त ग्लूकोज स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये वाला जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से क्या है आपका सत्य हो जाएगा। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है और इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है और मधुमेह की जो बीमारी है हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जल और खनिज लवणों का संचार किस ऊतक के द्वारा होता है तथा तैयार भोजन का संवहन किस ऊतक के द्वारा यहाँ पर होता है। चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जल से जाइलम और फ्लोएम से भोजन, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जाइलम जो है जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों में क्या करता है, वितरित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ये विटामिन सी, और इसकी कमी से जो है स्कर्वी यानी कि मसूड़े से खून आने वाला जो रोग है वो हो जाता है। विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसका नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। जो खट्टे फल हैं जैसे कि आंवला, नींबू में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे ही आप सब लोग को पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त समूह ए बी और ओ की खोज जो है किसने की थी और किस समूह को जो है सर्वदाता कहा जाता है, ये आपको बताना है। काफी जो है इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, इसका खोज किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने ए बी ओ रक्त समूह की खोज की। ORH नेगेटिव में रक्त एंटीजन नहीं होता, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, सर्वदाता इसको जो है कहा जाता है। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। और जो AB है उसको क्या बोला जाता है, सर्वग्राही इसको कहा जाता है। पौधे में पादप हार्मोन ऑक्सिन का मुख्य कार्य यहाँ पर क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कोशिका प्रवर्धन, लंबाई में वृद्धि और शिखाग्र प्रभुत्व। ऑक्सिन हार्मोन तने और जड़ों के शीर्ष भाग में बनता है और कोशिकाओं की लंबाई बढ़ा करके पौधे में वृद्धि में जो है सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है और ये जो है मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो है स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है और ये जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है और इसे क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की थी और इसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कवक से। 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन की खोज की थी, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि और सबसे छोटी अस्थि क्रमशः यहाँ पर कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर बता देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फीमर और स्टेपीज। जांघ में पाई जाने वाली फीमर सबसे बड़ी हड्डी है और सबसे मजबूत हड्डी है तथा मध्य कान में पाई जाने वाली स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होते हैं और ये मानव शरीर की किस तंत्र को नष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचआईवी और इसके प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। एड्स रोग एचआईवी रेट्रोवायरस से होता है और जो क्या करता है आपके हेल्पर टी लाइम्सकॉन कोशिकाओं को पूरी तरीके से नष्ट करके रोग प्रतिरोध क्षमता को भी क्या कर देता है, यहाँ पर समाप्त कर देता है। तो इस तरीके से हमने जीव विज्ञान के भी काफी अच्छे क्वेश्चन देख लिए। अब लास्ट हम देखते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान से, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी से आप जो है काफी अच्छे नंबर जो है ला सकते हैं यदि आपने जो है अच्छे से तैयारियां नहीं की है तो, क्योंकि आज के ही टाइम जो है आपके पास अभी समय बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा कितने पड़ोसी राज्यों को स्पष्ट करती है और ये जो है किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा ये जो है बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 राज्य और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ 7 राज्य कौन कौन सा? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। और सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? उड़ीसा के साथ बनाता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया था और मध्य प्रांत के प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता यहाँ पर किया था? तो चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जिसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है क्षेत्रीय जन जागरण में अग्रणी भूमिका यहाँ पर निभाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की रतनपुर शाखा के संस्थापक कौन थे? तो चलिए बताइए, कलचुरी वंश की रतनपुर शाखा के संस्थापक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कलिंगराज। लगभग 1000 ईस्वी में कलिंगराज ने तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बना करके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखी। बाद में जो है रत्नदेव प्रथम ने जो है रतनपुर शहर की जो है बसा करके उसको राजधानी में स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूपिक समिति के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संचालन समिति के अध्यक्ष थे। दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और इसे भारत का नियाग्रा क्यों कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंद्रावती नदी। और अपने जो है घोड़े की नाल के समान की आकृति के कारण इसको क्या बोला जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। लगभग जो है 300 फीट और जिसकी आकृति जो है नियाग्रा प्रपात की जैसी है। अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स से इसकी तुलना किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार करके युद्ध को पूरी तरीके से त्याग दिया था? काफी इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार से जो है काफी प्रभावित होते हैं और उसके बाद ये जो है युद्ध घोष की जगह भेरी घोष के स्थान पर जो है धम्म घोष अपनाते हैं और पूरी तरीके से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद युद्ध करना पूरी तरीके से यहाँ पर त्याग देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल गिलौदपुरी वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत ये जो है आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बलौदाबाजार भाटापारा। संत गुरु घासीदास जी का जन्म बलौदाबाजार भाटापारा जिले के गिलौदपुरी ग्राम में हुआ था और यहाँ प्रसिद्ध जैतखाम स्थित है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 243 फीट है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है और ये जो है किन सदन में लाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन में। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान में उल्लंघन करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में वर्ष 1910 में हुए प्रसिद्ध भूमिकाल आंदोलन के मुख्य नायक कौन थे और ये जो है किस क्षेत्र का संबंध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुंडाधुर बस्तर। 1910 में अंग्रेजों के दीवान बैजनाथ पंडा के शोषण के खिलाफ जो है बस्तर में क्या हुआ था? भूमिकाल आंदोलन हुआ था। इसके मुख्य जो जननायक थे, जो नेता थे, कौन थे? गुंडाधुर थे। और इसका जो संदेश कैसे दिया जाता था? तो आम की टहनी में जो है मिर्ची जो बांध करके इसका जो संदेश है वो दिया जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और इसके जो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक थिंक टैंक निकाय है जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय भाषा ने नाम क्या है और ये जो है राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मटासी मिट्टी। लगभग जो है 50 से 55% भाग पर पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी कहते हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी बेसिन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और यही धान की पैदावार के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं ने द्वारा यहाँ पर की गई थी? 1923 की यहाँ पर बात हो रही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू। जनवरी 1923 में CR दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव में स्वराज की स्थापना यहाँ पर किया था। ऑप्शन ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की ढोकरा शिल्प कला किस धातु हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीतल एवं कांस्य शिल्प के लिए जो है प्रसिद्ध है। घड़वा जाति द्वारा बस्तर के क्षेत्र में जो है मोम क्षय विधि मतलब लोस्ट वैक्स टेक्निक से जो है पीतल और कांस्य मूर्ति की सामग्रियां बनाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है? ढोकरा कला इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक कुल कितनी बार की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 बार अभी तक से किया गया है। पहला हुआ था आपका 1962 में, दूसरा 1971 और तीसरा हुआ था 1975 में। भारत के अनुच्छेद 352 के तहत जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। 1962 चीनी युद्ध, 1971 पाकिस्तान युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति के बीच में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम ने कौन सी महान उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सकल कौशलाधिपति की उपाधि। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इनके आमोदा ताम्रपत्र के अनुसार जो है ये 21,000 गांवों के जो है स्वामी थे। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। यहीं पर आज का हमारा जो मैराथन का वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी अच्छे तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बता दिए। आई होप आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। आपके एग्जाम्स के लिए काफी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम दिलाइए और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।